students, welcome to Law Prep Tutorials, and with this we are coming towards the third part of figure of speech. We have already I have already covered 2 sessions earlier. पहले session में I had covered simile and metaphor, और सेकेंड वाले वीडियो में हमने कवर किया था पर्सोनिफिकेशन, अपॉस्ट्रोफी एंड पैथेटिक फैलेसी. सो दिस इज पार्ट 3 एंड पार्ट 3 में हम लोग करने वाले हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, juxtaposition, oxymoron, antithesis, paradox and irony. Now आज इस वीडियो में हम फर्स्ट 3 करेंगे, बट ये पांचों मैंने साथ में क्यों लिखे हैं एक बार उसको भी पहले समझ लेते हैं. The reason why I have mentioned all these together is because इन सब में common element होता है, and that is why these 5 are the most confusing things, isn't it? जब भी ये चारों अगर ऑप्शंस आ जाए ना तो आई एम श्योर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पैराडॉक्स होगा, आयरनी होगा, ऑक्सीमोरन होगा, एंटीथीसिस होगा या जक्सटापोजिशन होगा. बेटा कंफ्यूज होने का रीजन भी ये है कि सब में ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, सब में एक ऑपोजिट एलिमेंट, आई वोंट से वर्ड, बट सब में कुछ ना कुछ कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स होते हैं. बट वो कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स किस फिगर ऑफ स्पीच में कैसे यूज होते हैं इस वीडियो में आई विल ट्राई टू मेक दैट क्लियर. एक बार ये क्लियर हो जाएगा ना, देन थिंग्स आर गोइंग टू बी एज क्लियर एज क्रिस्टल, है ना. चलो तो सबसे पहले आ जाते हैं. पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग करेंगे, वी विल बी फोकसिंग ऑन द फर्स्ट 3, दैट इज जक्सटापोजिशन, ऑक्सीमोरन एंड एंटीथीसिस. पैराडॉक्स एंड आयरनी we'll cover in next video. I wanted to do everything in this video, but वो पता है फिर बहुत ज़्यादा confusing हो जाता है. I thought कि नहीं चलो ठीक है, we'll do the first 3 in this video. Juxtaposition, oxymoron, antithesis. The reason I'm doing the first 3 most confusing things, है ना. चलो आज इसका confusion clear करेंगे. all right. सबसे पहले तो इनकी definition समझ लेते हैं कि होता क्या है ये. मैं पांचों की डेफिनेशन बता रही हूँ. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड द डेफिनेशंस. वंस वी नो द डेफिनेशंस, देन आई विल मूव अहेड एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज व्हाट. ऑलराइट, चलो. द फर्स्ट वन इज जक्सटापोजिशन. जैसे कि नाम से समझ आ रहा है ना, जक्सटापोजिशन मीन्स जस्ट ऑपोजिट. इसका मतलब होता है प्लेसिंग कंट्रास्टिंग आइडिया साइड बाय साइड फॉर इफेक्ट. ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी होता क्या है. सेकेंड इज ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन is basically 2 contradictory words placed to each other. तो ऑक्सीमोरन में सिर्फ 2 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ लगे होते हैं, जो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं. Let me use some other color here. All right. So this is 2 contradictory words placed next to each other. Placed next to each other. ठीक है. Next you have antithesis. In antithesis it is 2 opposing ideas, sometimes even words, in a balanced sentence. Now when I speak of balanced sentence, ये क्या होता है जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तब आपको समझाती हूँ. ठीक है. सो बेसिकली जक्सटापोजिशन का मतलब है हम 2 कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स को एक साथ दिखा रहे हैं. ऑलराइट. ऑक्सीमोरन का मतलब है हम 2 कंट्रास्टिंग वर्ड्स को एक साथ रख रहे हैं सेंटेंस में. और एंटीथेसिस का मतलब है हम 2 ऑपोजिंग आइडियाज को एक बैलेंस सेंटेंस, एक पैरेलल सेंटेंस में यूज कर रहे हैं. ऑलराइट. कमिंग टू पैराडॉक्स एंड आयरनी, दो वी विल डूइंग दिस इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टिल मैं डेफिनेशन बता देती हूँ. पैराडॉक्स इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट रिवील्स अ डीपर मीनिंग. ठीक है, अ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, ओके, दैट रिवील्स अ डीपर मीनिंग. ओके, सो पैराडॉक्स देखते ही आपको लगेगा कि व्हाट इज दिस, ये तो एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है. बट जब आपको उसको ध्यान से once when you contemplate, you will get to know that it has a deeper insight. तो जहाँ पे deeper insight होगा वो paradox होगा. Next you have irony. Irony जैसे कि आप सबको पता है, irony is always a contrast between expectation and reality. That is the most important thing. It's a contrast between expectation and reality. So that is the basic definition difference of these elements. Definition बहुत बार पढ़ा होगा, बट डेफिनेशन से हम चीजें नहीं समझते हैं ना, तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट. अब आगे चल के इनके एग्जाम्पल समझते हैं. ठीक है, चलो. सबसे पहले हम बात करेंगे जक्सटापोजिशन की. जैसे कि नाम से समझ आता है जक्सटापोजिशन, नाम से देखो क्या है, जस्ट जक्सटापोजिशन, जस्ट अपोज, है ना. तो कहीं पे भी हम ये यूज कर सकते हैं जक्सटापोजिशन.
इसका मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल कई बार आपने कोई ज्वेलरी देखी होगी कि बीच में एक बड़ा सा रेड स्टोन है और आसपास पूरे ना डायमंड्स लगे हुए हैं। तो ये आर्टिस्ट ने क्या करा है, जो भी उसका जो ज्वेलरी डिजाइनर था उसने क्या करा है, उसने कंट्रास्ट क्रिएट करा है, बीच में रेड या ग्रीन या ब्लू और आसपास डायमंड्स। तो ये जक्स्टापोजिशन करा है, बिल्कुल ऑपोजिट चीजों को साथ में करा है ताकि कंट्रास्ट दिख सके। ओके, सो दैट इज जक्स्टापोजिशन। ये हम अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले देखते हैं लिटरेचर में कैसे यूज करते हैं इसको। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पे दिस कम्स फ्रॉम द टेल्स ऑफ टू सिटीज। जब मैंने बोला इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, कुछ दो तरह की जो टाइम्स हैं उनका कंट्रास्ट किया गया है, दैट वन वाज कंप्लीटली गुड एंड द सेकंड वाज वर्स्ट। ओके, so when I say it was the best of time and it was the worst of time, so this shows the contrast between prosperity and despair in the same era. तो एक ही टाइम में कैसे वो टाइम प्रॉस्पेरस भी था and it was it was filled with despair also in the same era. तो दो चीजें एक समय पर एक साथ, एक बहुत अच्छी और एक बहुत बुरी। सो दैट्स व्हाट्स जक्स्टापोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो विजुअल आर्ट में इसको कैसे यूज करते हैं। हम इसको अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। जक्स्ट अपोजिट, दो अपोजिट चीजें या दो अपोजिट एलिमेंट्स एक साथ। यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें वी हैव यूज्ड, सी एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, जैसे यहाँ पे मैंने बेस्ट और वर्स्ट यूज किया है, बट इट इज नॉट अ रूल कि जक्स्टापोजिशन में हमेशा आपको ऑपोजिट वर्ड्स दिखेंगे। ओके, इस चीज को समझो, जक्स्टापोजिशन में हमेशा ऑपोजिट वर्ड्स दिखेंगे, दैट इज नॉट मैंडेटरी। जक्स्टापोजिशन का मतलब होता है दैट ओनली यू विल सी अ कंट्रास्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, आपको कंट्रास्ट दिखेगा, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स दिखेंगे। अब जैसे हम बात करते हैं विजुअल आर्ट की, अ पेंटिंग शोइंग अ चाइल्ड एंड एन एल्डरली पर्सन साइड बाय साइड। तो एक पेंटिंग जिसमें एक छोटा सा बच्चा और एक दादा दादी की एज के कोई अंकल या आंटी साथ में बैठे हैं। तो इस पेंटिंग में आपको एक छोटा बच्चा और एक दादा दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इस पेंटिंग में जक्स्टापोजिशन किसका हो रहा है, इस पेंटिंग में हाईलाइट किया जा रहा है द कंट्रास्ट बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज। समझ आया हाउ द कंट्रास्ट बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज इज शोन इन दिस विजुअल आर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पेंटिंग शोइंग चाइल्ड एंड एन एल्डरली पर्सन, तो हमने चाइल्ड और एल्डरली पर्सन दो यहाँ पे भी हमने ऑपोजिट वर्ड्स यूज किए हैं, बट इट्स नॉट अ रूल कि हमेशा आपको ऑपोजिट वर्ड्स दिखें। आपको ऑल्दो अगर हमें कंट्रास्ट दिखाना है तो ऑपोजिट वर्ड्स यूज करना पड़ेगा। तो हमें बेसिकली हम ऑपोजिट चीजों को स्ट्राइक करते हुए कुछ कंट्रास्ट दिखाते हैं, दैट इज जक्स्टापोजिशन। ठीक है, अब मूवीज में कैसे जक्स्टापोजिशन होगा, ये देखो एक सीन चल रहा है। ठीक है, वो एक सीन है शादी का, इट्स अ वेडिंग सीन, लेकिन बीच बीच में कहीं पे इमेजेस ऑफ फ्यूनरल आ रहा है। okay, so it's a good happy scene of wedding, but beach mein there are some images of funeral. So when there is a happy scene of wedding going on with some images of funeral, so that shows opposing emotion of joy and sorrow. Now see, when this movie is going on, आप ये joy और sorrow word कहीं use नहीं करोगे। When I say that opposite words are used, it is not mandatory. उससे मेरा मतलब क्या है उस चीज को समझो। It is not mandatory that you will see the word joy and sorrow. लेकिन joy को जो भी चीज represent करती है और sorrow को जो भी चीज represent करती है वो चीज आपको दिखेगी, है ना। जैसे कि wedding scene, बीच में कुछ funeral के images, कुछ funeral के scenes, so that is again juxtaposition. दो contrasting चीजें एक साथ लाना। बेटा सिंपल सी चीज में ना, अगर यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, मैंने अगर कोई पोस्टर बनवाया, बैकग्राउंड मैंने रखा है व्हाइट या फिर ब्राइट येलो, एंड उसके ऊपर मैं ब्लैक से लिखवा रही हूँ, सो दैट इज ऑल्सो जक्स्टापोजिशन ना, ऑपोजिट कलर का कंट्रास्ट एक साथ, दैट इज ऑल्सो जक्स्टापोजिशन। ओके, नेक्स्ट इज पोएट्री। अच्छा, पोएट्री में कैसे यूज करते हैं जक्स्टापोजिशन। माई ओनली लव स्प्रंग फ्रॉम माई ओनली हेट। नाउ दिस इज फ्रॉम रोमियो एंड जूलियट बाय शेक्सपियर। सो यहाँ पे क्या है, लव एंड हेट आर स्ट्रांगली कंट्रास्टेड हियर। So when this is said that so when it is said that my only love sprung from my only hate, okay, so यहाँ पे love and hate word use किया जा रहे हैं, but इनका मतलब क्या है, यहाँ पे हम juxtaposition show कर रहे हैं।
कल्चर और सोसाइटी में कैसे जक्सटापोजिशन शो किया जाएगा, अ हाई राइज अपार्टमेंट नेक्स्ट टू अ स्लम, ओके, और मे बी व्हेन यू फाइंड एन Audi और अ Mercedes नेक्स्ट टू अ ब्रोकन साइकिल, तो दैट्स ऑल्सो जक्सटापोजिशन। अगर आप एक पिक्चर देखो या आप ऐसा कोई सीन देखो जहाँ पे एक Audi खड़ी है या फिर एक Mercedes खड़ी है, एक BMW खड़ी है, कहाँ एक किसी बच्चे की टूटी हुई साइकिल है उसके साथ में, बेटा वो भी तो जक्सटापोजिशन है। तो जक्सटापोजिशन को समझो, इसमें कोई डीपर इंसाइट नहीं होता, कुछ नहीं होता। जक्सटापोजिशन में सिर्फ दो कंट्रास्टिंग एलिमेंट को साथ साथ दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? एक कंट्रास्ट दिखाने के लिए, ओनली जस्ट अ सिंपल कंट्रास्ट। इसमें ठीक है, मैंने से सीन ऑफ वेडिंग विद सम इमेजेस ऑफ फ्यूनरल, तो हम कंट्रास्ट दिखा रहे हैं किसका, जॉय और सौरो का। व्हेन आई से अ लग्जरी हाई राइज अपार्टमेंट नेक्स्ट टू अ स्लम, तो हम एक कंट्रास्ट दिखा रहे हैं, किसका दिखा रहे हैं, दिस हाईलाइट्स द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सो दिस इज हाउ जक्सटापोजिशन वर्क, टू ऑपोजिट elements put together just to show a contrast, that's juxtaposition, ठीक है, two opposite elements put together just to show a contrast, that's juxtaposition. Now let us move to the next one which is antithesis. बेटा एंटीथीसिस और ऑक्सीमरून में पहले समझ लो, दोनों में ऑपोजिट वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। एंटीथीसिस में भी आप ऑपोजिट वर्ड्स यूज करोगे, ऑक्सीमरून में भी आप ऑपोजिट वर्ड्स यूज करोगे, बट एंटीथीसिस और ऑक्सीमरून में जो डिफरेंस है ना वो ये है कि एंटीथीसिस में जो दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज होते हैं वो एक पैरेलल स्ट्रक्चर में यूज होते हैं, एंड यूजुअली जो दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं वो दो अलग अलग चीजों के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। उनकी प्लेसमेंट भी सेंटेंस में एक दूसरे से दूर होती है, ओके। एंटीथीसिस में जो हम दो ऑपोजिट वर्ड यूज करते हैं, नंबर वन, वो सेंटेंस में एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर में यूज होते हैं। नंबर टू, कुछ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जहां पे एंटीथीसिस यूज होगा, ठीक है। एंड जो हम दो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो दो अलग अलग चीजों के लिए यूज होता है। एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। एंटीथीसिस, ये जितने भी आज हम फिगर ऑफ स्पीच कर रहे हैं ऑल आर यूज्ड टू शो कंट्रास्ट, बट सबका पर्पस एंड सबका यूसेज अलग अलग होता है। टू एयर एज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव डिवाइन, सो व्हेन आई से टू एयर एज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, तो यहाँ पे देखिए ऑपोजिट वर्ड्स यूज होते हैं, क्या हो रहे हैं, एयर एंड फॉरगिव। गलती कौन करता है? गलती इंसान करता है। माफी कौन कर देता है? वो भगवान देता है ना। सो यहाँ पे द ह्यूमन फैलिबिलिटी इज compared to the grace of divine. Try to understand this. The human fallibility is compared with the grace of divine. Now the opposite words used here is err and forgive. Err means error here, ठीक है। error and forgive दो opposite words use हो रहे हैं, but ध्यान से देखो, अगर आप दो तीन चीजें जिससे हम एंटीथीसिस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एक पैरेलल स्ट्रक्चर दिखा है आपको। पैरेलल स्ट्रक्चर क्या है? टू err is human, then to forgive divine. अगर इंसान गलती करता है तो भगवान माफ करते हैं, ये हमारा एक पैरेलल स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। सेकंड थिंग, हाउ विल यू आइडेंटिफाई एंटीथीसिस इज दैट एरर इज ह्यूमन एंड फॉरगिव डिवाइन। तो यहाँ पे हम और कैसे करेंगे, देखो एरर जो है वो ह्यूमन के लिए यूज हो रहा है, फॉरगिव डिवाइन के लिए यूज हो रहा है, ओके। तो एरर ह्यूमन के लिए, फॉरगिव डिवाइन के लिए, जो दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं दो अलग अलग चीजों के लिए यूज हो रहे हैं। दिस इज हाउ एंटीथीसिस मूव्स ऑन, ऑलराइट। लेट अस सी द सेकंड वन। We must learn to live together as brothers or perish together as fools, okay? So live together and perish together. Can you see again? Can you again notice the structure in the sentence? Can you see the structure? क्या structure है? Live together as brothers. हमें कैसे जीना है? हमें brothers की तरह जीना है, या फिर हमें गायब हो जाना है, हमें perish हो जाना है कैसे? Fools की तरह. So what this sentence is showing us? It is basically doing the contrast between unity and destruction. So live together shows unity and perish together shows destruction. So this is how this works. So either live together as fools or perish together as, live together as brothers, I'm sorry, or perish together as fools, okay. So एक जो opposite element है वो एक चीज के लिए यूज हो रहा है, दूसरा जो opposite element है वो दूसरी चीज के लिए यूज हो रहा है। ऑक्सीमरून में ऐसा नहीं होता, अभी हम ऑक्सीमरून भी देखेंगे, ठीक है। जक्सटापोजिशन में क्या था? जक्सटापोजिशन में सिर्फ दो कंट्रास्टिंग एलिमेंट हम एक साथ रख रहे थे, ओके। एंटीथीसिस में हम एक को एक के लिए यूज कर रहे हैं, दूसरे को दूसरे के लिए यूज कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वन। दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट स्टेप फॉर मैनकाइंड। अब यहाँ पे देखो ऑपोजिट वर्ड क्या है?
small step and giant step. Okay, the small and giant basically I can say. So this is the opposite, this is the pair of opposite word that is used here. Now, can you see the structure in the sentence? What is the structure? Small one is for man and the giant one is for mankind. All right. So what this sentence tells us is this contrasts the physical smallness with symbolic greatness. So man means this is physical smallness and mankind as contrast to man is symbolic greatness. All right. So देखो antithesis में एक sentence में दो opposite words use होंगे. All right. But ये जो first opposite word है और जो second opposite word है, first किसी एक चीज के लिए use होगा, second किसी दूसरी चीज के लिए use होगा. This is how antithesis works. बट ऑक्सीमोरन में क्या होता है अभी बता देती हूँ. जो ऑपोजिट वर्ड यूज होते हैं वो जनरली एक साथ होते हैं और ये जो एक साथ जो फर्स्ट एंड द सेकंड ऑपोजिट वर्ड दिस इज यूज फॉर वन थिंग ओनली. ऑक्सीमोरन में दो अलग अलग चीजों के लिए यूज नहीं होते हैं. ऑक्सीमोरन में दोनों एक ही चीज के लिए यूज होते हैं और एंटीथेसिस में यूजुअली अलग अलग चीजों के लिए यूज होते हैं. दिस इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई. ठीक है, एंटीथेसिस क्या है और ऑक्सीमोरन क्या है. नेक्स्ट देखते हैं. स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन. ऑलराइट, सो व्हाट इज द पेयर ऑफ ऑपोजिट वर्ड यूज हियर? स्पीच एंड साइलेंस. ऑलराइट, अब स्पीच किसके लिए यूज करा हमने? सिल्वर के लिए. साइलेंस किसके लिए यूज करा? गोल्डन के लिए. देखो इस सब में एक पेयर ऑफ ऑपोजिट वर्ड आपको मिलेगा. एयर, फॉरगिव, लिव, पेरिश, स्मॉल, जाइंट, स्पीच, साइलेंस. ठीक है, एंटीथेसिस में यू विल डेफिनेटली फाइंड अ पेयर ऑफ ऑपोजिट वर्ड बट द वे दैट पेयर ऑफ ऑपोजिट वर्ड इज यूज्ड that will be in a very structured grammatical sentence. Antithesis में it would be a structured grammatical sentence. Okay, for example अगर मैंने एक sentence बोला she accepted the kind cruelty of the surgeon's knife. When I say she accepted the kind cruelty of the surgeon's knife, यहाँ पे kind and cruel दोनों साथ में use हो रहे हैं. But can you see any grammatical structure here? Can you see any pattern of sentence here? नहीं. ये एक सिंपल सा सेंटेंस है जिसमें काइंड एंड क्रूअल किसके लिए यूज हो रहा है? सर्जन के नाइफ के लिए. राइट, ओके. बट इन सेंटेंसेस में व्हाट इज डिफरेंस इज वन वर्ड इज यूज्ड फॉर वन थिंग एंड अनदर वर्ड इज यूज्ड फॉर अनदर थिंग. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड यू मस्ट लर्न टू आइडेंटिफाई. बेटा अगर ये चीज समझ लोगे ना यू विल नेवर गो रॉन्ग विद दीज थिंग्स बिकॉज बिलीव मी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कम टू मी एंड से कि मैम कंफ्यूज हो जाते हैं जब सेंटेंस में आता है कि ऑक्सीमोरन होगा या एंटीथेसिस होगा, जुक्सटापोजिशन होगा. मैम सब तो एक जैसे लगते हैं, है ना. बेटा क्या होता है व्हेन वी टीच ऑफलाइन एंड द काइंड ऑफ डाउट्स वी गेट ना, उससे वी थिंक कि हमें किस टाइप का वीडियो बनाना चाहिए, है ना. बिकॉज जो बच्चे ऑफलाइन, जो डाउट्स ऑफलाइन बच्चों को आ रहे हैं, प्रॉब्ली इवन यू मस्ट बी स्ट्रगलिंग विद दोज थिंग्स. दैट इज द रीजन वी कम अप विद सच काइंड ऑफ वीडियोज. ऑलराइट, चलो. सो आई होप यहां तक क्लियर है. स्पीच यूज हो रहा है सिल्वर के लिए, साइलेंस यूज हो रहा है गोल्डन के लिए. ठीक है, सो दिस इज कंट्रास्टिंग टॉकिंग वर्सेस साइलेंस. ओके, नेक्स्ट गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ. तो यहाँ पे बताइए ऑपोजिट वर्ड क्या है? लिबर्टी या फिर डेथ. या तो मुझे आजादी दे दो या तो मुझे मार दो. ओके, अब गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ. सो यहाँ पे किस चीज का हो रहा है कंट्रास्ट? दिस इज फ्रीडम वर्सेस ऑपरेशन. ओके, अब जैसे अभी तक मैंने बताया कि वन थिंग इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट वर्ड इज यूज्ड फॉर वन थिंग, सेकेंड वर्ड इज यूज्ड फॉर सेकेंड थिंग. अब ये वाला जो सेंटेंस है यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ. तो ऐसा नहीं है कि लिबर्टी एक चीज के लिए हो रही है, डेथ दूसरी चीज के लिए हो रही है. ये दोनों एक ही के लिए यूज हो रहा है. ठीक है, और का मतलब है दोनों में से कोई एक. सो ये जो बोल रहा है कि गिव मी, सो दिस पर्सन इज सेइंग कि ईदर यू गिव मी लिबर्टी और यू गिव मी डेथ. सो दिस डजंट मीन कि यहाँ पे क्योंकि दो अलग अलग चीजें नहीं है तो एंटीथेसिस नहीं होगा. ये भी एंटीथेसिस है. अब ये एंटीथेसिस क्यों है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट. क्योंकि इसमें एक ग्रामेटिकल पैटर्न दिख रहा है हमें, इसमें हमें एक बैलेंस्ड सेंटेंस दिख रहा है, इसमें हमें एक स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस दिख रहा है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. देखो वन थिंग हाउ यू विल आइडेंटिफाई, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन यही होना चाहिए. दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, पहला एक के लिए दूसरा दूसरे के लिए, दैट इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन. अगर वैसा नहीं है तो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल जहां पर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ बैलेंस्ड ग्रामेटिकल सेंटेंस. गिव मी डैश और गिव मी डैश, है ना. गिव मी डैश और गिव मी डैश. तो जब मैं गिव मी डैश और गिव मी डैश की तरह यूज करती हूँ, दिस इज अ बैलेंस्ड ग्रामेटिकल सेंटेंस. तो जब एक बैलेंस्ड ग्रामेटिकल सेंटेंस हम यूज करते हैं, दैट इज ऑलवेज एंटीथेसिस
ऑक्सीमरून में आपको बैलेंस ग्रामेटिकल सेंटेंस नहीं मिलेगा. प्लीज फोकस ऑन दिस थिंग. एंटीथेसिस इज ऑलवेज अ बैलेंस्ड, अ स्ट्रक्चर्ड पैटर्न, बट ऑक्सीमरून में आपको स्ट्रक्चर्ड पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट. वेयर देयर इज लव देयर इज नो हेट्रेड. सो लव एंड हेट्रेड, अगेन देखो, वेयर देयर इज लव देयर इज नो हेट्रेड. सो देयर इज एक ग्रामेटिकल पैटर्न दिख गया है ना. So, जब हमें ग्रामेटिकल पैटर्न दिख गया तो वो डेफिनेटली एंटीथेसिस होगा. सो दिस बेसिकली गिव्स अ कंट्रास्ट बिटवीन प्रेजेंस एंड एब्सेंस. सो दिस इज हाउ वी विल आइडेंटिफाई एंटीथेसिस. आई होप सबको समझ आ गया हो एंटीथेसिस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. नंबर 1, आप सबसे पहले देखोगे क्या ऑपोजिट वर्ड्स यूज हो रहे हैं. देखो 3 स्टेप है जो आपको देखने हैं. नंबर 1, ऑपोजिट वर्ड्स यूज हो रहे हैं, यस एंटीथेसिस हो सकता है. नंबर 2, क्या ऑपोजिट वर्ड जो हैं वो 2 अलग अलग चीजों के लिए यूज हो रहे हैं, यस, तो एंटीथेसिस हो सकता है. थर्ड, अगर 2 अलग अलग चीजों के लिए नहीं भी हो रहे हैं तो क्या ऐसा हो रहा है कि द ऑपोजिट वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द सेंटेंस आर यूज्ड इन अ बैलेंस्ड एंड अ स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस. You can you would be able to find something, you know, parallel thing in that sentence. You would be able to, you know, identify some structure in this sentence. That sentence would not be just abrupt. कुछ उसमें repetition हो जाएगा. Repetition कैसे होगा, जैसे ये देखो, I'll tell you repetitions को कैसे identify करना है. For example, to err, sorry, repetition को आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे, to err, to forgive, this is repetition. Balance, ठीक है. Learn to live together or as brothers or perish together, ठीक है. Live together, perish together, together together, balance दिखा रहा है, ठीक है. Small step, giant step. One small step, one giant step. This is showing you the balance, ठीक है. Speech is silver, silence is golden. ये इस देखो दोनों बार repeat हो रहा है. Give me liberty और give me freedom. Give me death. Give me repeat हो रहा है, ठीक है. Where there is love, there is no hope. There is repeat हो रहा है. तो अब जिसको मैंने अंडरलाइन करा है उन सबको एक बार ध्यान से देख लो. यहाँ हर जगह कुछ रिपीट हो रहा है टुवर्ड्स द यू नो फर्स्ट क्लॉज ऑफ द सेंटेंस और सेकंड क्लॉज ऑफ द सेंटेंस में कुछ सिमिलैरिटी आपको दिखेगी, है ना. तो बस ये सिमिलैरिटी आपको बता देगी कि ये हमारा एंटीथेसिस है और ऑक्सीमोरोन नहीं है. यहाँ तक समझ आया. 3 लाइन ऑफ एक्शन मैंने बता दिया. सबसे पहले ऑपोजिट वर्ड आप आइडेंटिफाई करोगे. सेकंड, आप ये देखोगे कि क्या 2 ऑपोजिट वर्ड 2 अलग अलग चीजों के लिए यूज हो रहे हैं, यस, तो एंटीथेसिस है. थर्ड, अगर 2 अलग अलग चीजों के लिए यूज नहीं भी हो रहे तो आप ये देखोगे कि क्या यहाँ पर हमें कुछ सिमिलर दिख रहा है, कुछ ग्रामेटिकल पैटर्न हमें यहाँ पे दिख रहा है. और अगर वो ग्रामेटिकल पैटर्न आपको दिख गया तो वो 100% एंटीथेसिस ही होगा. अब देखते हैं ऑक्सीमोरोन में कैसे यू नो किस टाइप के वर्ड्स ऑक्सीमोरोन होते हैं. ऑक्सीमोरोन में कोई ग्रामेटिकल पैटर्न नहीं होता. अब ये देखो, ये जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे कि लाइफ इज बिटरली स्वीट, तो मैंने से लाइफ इज बिटरली स्वीट, दैट्स ऑक्सीमोरोन. देयर वाज डेफनिंग साइलेंस इन द रूम, so when I say there was deafening silence in the room, that becomes oxymoron. Okay, this is a living dead example. When I say living dead example, that becomes oxymoron. My life is open secret. When I say open secret, that becomes oxymoron. Okay, this is seriously funny. So when I say seriously funny, that becomes oxymoron. The act was natural. ठीक है. So when I say the act was natural, तो यहाँ पे देखो कुछ grammatical वो नहीं आ रहा है हमें ना, कोई grammatical symmetry नहीं आ रही है. Okay, can I have the original copy of this? So when I say original copy, that becomes oxymoron. Virtual reality becomes oxymoron. Clearly confused, I am clearly confused. Okay, this becomes oxymoron. So basically, when you can find some symmetry, that is antithesis. When there is no symmetry and just opposite words are used, that's oxymoron. एक और चीज आप ध्यान रखोगे कि oxymoron में सिर्फ 2 words जो है वो एक साथ यूज होते हैं, है ना, just they are placed next to each other. And antithesis में जो 2 words हैं, they are not placed next to each other, but still they are used in the same sentence to you know show contrast between 2 different things. That is how we use oxymoron and antithesis. All right, चलो तो एक बार देख लेते हैं. bitter sweet का मतलब क्या है? bitter sweet means a feeling that is both happy and sad. deafening silence means silence so intense that it feels so loud. तो deafening silence का मतलब क्या होता है? इतनी ज्यादा खामोशी कि वो बहुत लाउड लगती है. You can't bear that. आपसे वो टॉलरेट नहीं होगी, इतनी ज्यादा खामोशी. That's deafening silence. Living dead. Now this is again, this could be used as a paradox also. Okay, जैसे कि zombies हो गए जो physically alive हैं but spiritually they are dead. Okay, open secret मतलब something that is supposed to be a secret
बट सबको तो पता है तो वो ओपन सीक्रेट हो गया है ना। जो आपके जो एक चीज होती है ना, मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन प्लीज किसी को मत बताना, बट वो वाइडली सर्कुलेट हो जाता है, दैट बिकम्स एन ओपन सीक्रेट। सीरियसली फनी, समथिंग बोथ सीरियस एंड ह्यूमरस, उसको हम सीरियसली फनी बोलेंगे। एक्ट नेचुरली, एक्टिंग इज आर्टिफिशियल बट नेचुरली कॉन्ट्रोडिक्ट्स दैट। ओके, सो ओरिजिनल कॉपी, a duplicate that's treated as the first version। so basically जितने भी words हैं यहाँ पे दो opposite words use हो रहे हैं, but ये दो opposite words एक साथ use हो रहे हैं, है ना, और usually एक ही चीज के लिए use हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपको oxymoron। okay, let us quickly try to understand these things using this table। now this is going to be really helpful to you। सबसे पहले definition देख लेते हैं तीनों की। I would suggest you all take a screenshot of this because this is something really important। juxtaposition, placing two contrasting ideas, characters, images or situations side by side to highlight their differences। now this is very important कि जब हम juxtaposition की बात करते हैं, it is not just two opposite words, please note this, it is not just two opposite words, it could be anything, it could be ideas, characters, images or even situations that are put side to side, side by side, just to show the highlight, जस्ट टू क्रिएट अ कंट्रास्ट। ठीक है, बेसिकली जक्स्टापोजिशन का पर्पस होता है दो चीजों का डिफरेंस दिखाना। ओके, अगर मैंने BMW के साथ में टूटी हुई साइकिल की पिक्चर ली है तो मैं क्या दिखाना चाहती हूँ, आई वांट टू शो, आई वांट टू पोर्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी एंड ऑपुलेंस, दैट इज व्हाट आई वांट टू पोर्ट्रेट। ठीक है, सो दिस इज हाउ जक्स्टापोजिशन वर्क्स। ओके, एंटीथेसिस क्या होता है, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट प्रेजेंट्स टू ऑपोजिट आइडियाज इन पैरेलल स्ट्रक्चर। प्लीज नोट दिस, पैरेलल स्ट्रक्चर, this is very important। and oxymoron is just two contrasting words placed together। समझ आया यहां तक? so juxtaposition is, it could be anything, it could be idea, character, images or even situation that are put side by side to highlight their differences। antithesis is a figure of speech that present two opposite ideas in parallel structure, and oxymoron means two contradictory words placed together। next comes the structure। now this is very important। juxtaposition can be images, scenes, characters or ideas। so basically this is a broader thing। juxtaposition is a broader thing जिसमें कुछ भी आ सकता है, it could be images, scenes, characters or even ideas। when I come to antithesis, antithesis में the most important thing is, I again and again say this requires a parallel grammatical structure, जैसे मैंने आपको examples बताए है ना। and oxymoron is always a two word phrase that could be adjective plus noun or a noun plus noun। okay, oxymoron is always a two word phrase। let us come to length। when it is juxtaposition, it can cover a line or a scene or whole characters, it could be anything। antithesis is usually one sentence or maybe two sentences, a phrase, but oxymoron is always a smaller one containing just two or three words। अगर पूरा हम सेंटेंस भी लेंगे तो उसमें जो दो तीन वर्ड्स होंगे ना बीच में, उसी को हम ऑक्सीमोरन बोलेंगे। नेक्स्ट, पर्पस, कहां पे हम किसको यूज करते हैं? जक्स्टापोजिशन यूज टू हाईलाइट, कंट्रास्ट एंड प्रोवोक थॉट और आयरनी। जक्स्टापोजिशन हम यूज क्यों करते हैं? हमें हाईलाइट दिखाना होता है, हमें कंट्रास्ट दिखाना होता है, हमें दो चीजों में ना डिफरेंस को हाईलाइट करना होता है। जैसे मैंने रिंग का एग्जांपल दिया था, है ना, रिंग के एग्जांपल में हमने बीच में बड़ा सा रूबी दिखाया और साइड में हमने डायमंड्स दिखाया, तो व्हाट आई वांट टू हाईलाइट द रूबी। तो रूबी अगर मैं प्लेन लगाऊंगी तो इतना हाईलाइट नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने उसके आसपास डायमंड्स लगा दिए ना तो बहुत अच्छे से वो हाईलाइट होगा। ओके, सो दैट इज द पर्पस ऑफ juxtaposition। द पर्पस ऑफ juxtaposition इज टू हाईलाइट थिंग्स। ओके, सो इट इज टू हाईलाइट द कंट्रास्ट को हाईलाइट करना एंड प्रोवोक थॉट एंड और आयरनी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटीथेसिस? टू क्रिएट रिटोरिकल बैलेंस एंड हाईलाइट ऑपोजिशन। अगेन दोनों में ऑपोजिशन हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन एंटीथेसिस में रेटोरिकल बैलेंस यानी ग्रामेटिकल जो सेंटेंस का बैलेंस है उसको कंसिडर करते हुए हम ऑपोजिट चीजों को यूज करते हैं। एंड द पर्पस ऑफ ऑक्सीमोरन बेसिकली यूजुअली पैराडॉक्स या आयरनी होता है। ठीक है, सो द पर्पस ऑफ ऑक्सीमोरन इज यूजुअली टू एक्सप्रेस पैराडॉक्स और आयरनी। आई होप इससे यू मस्ट हैव गॉट सम क्लैरिटी। मैंने कोशिश करी पूरी क्लैरिटी देने की, but I hope I was successful in giving you some clarity with these three figure of speech: oxymoron, juxtaposition and antithesis। चलो कुछ examples लेते हैं, let us see whether you have understood this or not। चलो, man proposes, God disposes, क्या है ये? मेरे को अपना comment section में जल्दी से करके बताओ। If you have understood quickly, I am just going to number them 1 से लेके, let me see कितने यहाँ पे, we have 1
Just a minute. So I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perfect. I have 11 words here. Okay, I have 11 sentences here. All right. जितने भी आपको समझ आ गए, just put the number and your answer in the comment section. I will personally check all the comments quickly. And then of course I'll tell you the correct answers as well. And please be honest to yourself. आंसर सुनने के बाद कमेंट नहीं करना है बच्चों, ठीक है? इतनी तो ऑनेस्टी रखनी है. ओके, डू नॉट कमेंट आफ्टर यू नो द आंसर, आफ्टर यू हैव नोन द आंसर. गिव मी द कमेंट्स बिफोर I explain you the answers. Man proposes, God disposes. A Syrian countryside with a factory belching smoke in the. Achha, let's do one thing. Rather than I explain you the answers here, let me keep it open. I'm not explaining you the answers here. Let's keep it open. Give me some answers in the comment section. जितना भी समझ आया मुझे comment section में बताओ. And then maybe later on I can post the answers in the comment section. Is that done? ठीक है, इस बार ऐसे करें, कमेंट में मैं अगर एक्सप्लेन कर देती हूँ ना तो तुम लोग मेरे को आई एम श्योर यू विल नॉट गिव मी द आंसर्स. पढ़ो, समझो, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन. जक्सटापोजिशन में दो चीजों को हम आसपास रखते हैं कंट्रास्ट दिखाने के लिए. जक्सटापोजिशन एंटीथेसिस से कैसे अलग है? जक्सटापोजिशन में तुम्हें पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, है ना. जक्सटापोजिशन में दो वर्ड एक साथ नहीं दिखेंगे. जक्सटापोजिशन में सिर्फ दो वर्ड, दो चीजों का, दो एलिमेंट्स का कंट्रास्ट होगा, हाईलाइट शो करने के लिए, नो, टू जस्ट शोकेस द हाईलाइट. दैट्स जक्सटापोजिशन. एंटीथेसिस में यू विल सी द पैरेलल स्ट्रक्चर. ऑपोजिट वर्ड्स यूज होंगे बट एक पैरेलल स्ट्रक्चर के साथ यूज होंगे. एंड ऑक्सीमोरून में इट्स अ टू वर्ड, है ना, दो ऑपोजिट वर्ड एक साथ और एक ही चीज के लिए, वहां पे कोई पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा. ओके, सो दैट्स वेरी सिंपल. नाउ यू हैव दीज 11 क्वेश्चंस, दीज 11 फिगर ऑफ स्पीच वेयर यू हैव टू गिव मी आंसर. ओके, सब लोग जितने बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, आई विल सी द नंबर ऑफ लाइक्स, आई विल सी द नंबर ऑफ व्यूज एंड लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर मी. जस्ट गिव मी द आंसर कि कौन सा मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस क्या है, लिख दो. if you don't want to write the whole thing, just write 1 this, 2 this, 3 this. okay, I'll wait for 1 or 2 days and then I'll give you the answer key. ठीक है, चलेगा इतना? चलो, इस बार अब से ना सारी वीडियोस में कुछ कुछ होमवर्क दिया करूंगी, तो अभी तुम लोग योर माइंड विल बी एक्टिव. चलो, ये करके फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. आई विल चेक योर कमेंट्स एंड देन विल गेट बैक टू द नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, पैराडॉक्स वर्सेस आयरनी. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पैराडॉक्स वर्सेस आयरनी, अगेन द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. उससे पहले एक बार ये सब देख लो, इसके मुझे कमेंट्स कर देना एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड कीप लर्निंग फिगर ऑफ स्पीच. बाय.